स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करना है, ये है प्रूफ दैट ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर जो कि n है और n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ये हमको प्रूफ कर देना कि n क्यूब माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो ये प्रूफ कर पाओगे क्या तुम लोग? ट्राई करना है? ठीक है, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है। देखिए यहाँ से दिखेगा ना, और इधर और ऊपर। क्या हुआ, हो गया प्रूफ? चलो देखते हैं। मेरे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट होगा और वो इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल दिया कि n क्यूब माइनस n हमको ये दिया एंड दिस इज डिविजिबल बाई 6, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले n को, तो ये हमको क्या देगा, n स्क्वायर माइनस 1 देगा। ये n स्क्वायर माइनस ये 1 स्क्वायर है, फिर इसका फैक्टर होगा तो n माइनस 1 और इनटू में n प्लस 1 होगा। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल हो उसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं वो हमारा 3 से डिविजिबल अगर होता है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल के लिए इवन होना चाहिए। अगर इन सारे डिजिट्स जो भी है इसको ऐड करें n माइनस 1 प्लस n प्लस 1, तो ये हमको क्या देगा, 3 टाइम्स ऑफ n देगा। तो ये n कुछ भी हो, 3 इसका एक फैक्टर है, मतलब जैसे डिविजिबल बाई 3 हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 3 से डिविजिबल हो गया। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए 2 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम एक केस लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो केस हम मानते हैं वो क्या मानते हैं कि n जो है वो मेरा ऑड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या माने, इफ n इज ऑड। अगर n मेरा कोई भी ऑड इंटीजर होता है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन होगा, ठीक है। अगर n मेरा ऑड है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन होगा, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड ही, सॉरी n प्लस 1 मेरा इवन होगा। n प्लस 1 मेरा ये अगर ऑड है तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा ना, ठीक है। एग्जाम्पल लो, अगर मान लो हम 5 ले लिए तो 5 प्लस 1 ये 6 देगा। n माइनस 1 भी मेरा क्या हो जाएगा, इवन ही होगा। 5 माइनस 1 क्या देगा, 4 देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इवन हमको मिल रहा है, मतलब 2 इसका फैक्टर हो रहा है, तो 2 अगर इसका फैक्टर है तो दिस इज डिविजिबल बाई 2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ये हुआ। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं कि n हमारा इवन लेते हैं, अगर n मेरा इवन है तो n माइनस 1 और n प्लस 1 मेरा ऑड होगा, ठीक है। तो लेकिन एक तो इवन है, अगर एक भी इवन है तो इसका मतलब वो डिविजिबल होगा 2 से। n माइनस 1 एंड n प्लस 1 शुड बी वुड बी ऑड। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये हमारा अगर 1 है और ये हमारा 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाई
क्योंकि ये मेरा 2 से भी डिविजिबल है और मेरा 3 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर हुआ सबको? 2 से डिविजिबल हम लोग केस लेकर के, पहला केस क्या है मानिए कि जो n है मेरा, क्योंकि ये बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो n मेरा या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। अगर ऑड है तो n+1 मेरा इवन होगा और n-1 भी मेरा इवन होगा। तो अगर इवन होगा तो ये इसी नंबर, ये जो है ये किसका है, इस वैल्यू का पार्ट हुआ, ये इसी का पार्ट हुआ, तो मतलब ये जो पार्ट होगा उसमें इवन फैक्टर्स भी आएंगे। इवन फैक्टर्स आएंगे तो वो टू को डिवाइड करेगा ही। ठीक है, पहला केस ये। दूसरे केस में अगर n को इवन ले लेते हैं तो मेरा ये दोनों ऑड होगा, तो एक तो मेरा इवन है, उसकी वजह से 2 जो है इसका भी फैक्टर होगा, तो 2 अगर इसका भी फैक्टर होगा तो इन दोनों केस के लिए हम बोल सकते हैं कि दिस शुड बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना? किसी को कुछ और डाउट? 3 का देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग डिवीजन का जो रूल हम लोग पढ़े थे क्लास 7 या 8 में बताया जाता है कि 3 से कोई भी डिजिट तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो, कोई भी डिजिट। तो अभी हम लोग क्या किए, इसको हम फैक्टराइज करके ये लाए, और इसका जो सम है वो हम देख रहे हैं कि 3 टाइम्स ऑफ n है। n मेरा कुछ भी हो, ये देख रहे हैं 3 इसका फैक्टर है। 3 अगर इसका फैक्टर है तो दिस इज डिविजिबल बाई 3 हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, तो ये इसी को तो वैल्यू को हम लोग ब्रेक करके फैक्टराइज करके लिखे हैं। जो भी मेरा यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगा, अगर उसका फैक्टर हम फैक्टराइज करके लिखे टर्म से, अगर मान लो 24 रहता, हम उसको लिखते 2 दिस, इस तरह से लिखते, तो वो बात तो बराबर ही हुआ ना। जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हो ना किसी भी नंबर का। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्लियर हुआ अब? जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हो और वो बताता है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो सेम ये भी एक नंबर की तरह ट्रीट करो, और इसका हम फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आपको स्कूल के इधर से भी लिखना, ठीक है ना, बाकी इतना दूर से भी नहीं लिखना, समझ गए ना आप? और चाहे तो बना इरेज कर दे। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 1200 so that 500 is not its HCF। क्या बोला हमसे, अगर मेरे पास 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का एलसीएम अगर हमको 1200 बोल दिया, तो ये प्रूफ कीजिए कि 500 उस दोनों नंबर का HCF नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सही है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो HCF होता है मेरा, वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बट यहाँ तो डिवाइड कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा HCF नहीं होगा मेरा। क्लियर? तो यहाँ हमारा 1200 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, देयरफॉर 500 इज नॉट HCF। ठीक है? Next question is, if a number
is divided by 9, it gives remainder it gives remainder 7. If twice of that number is divided by 9, then what will be its remainder? मेरे पास एक नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको 7 मिल रहा है। उस नंबर का अगर हम ट्वाइस कर दें, मतलब डबल कर दें, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। फाइन, तो हाँ सही है। कैसे किए? ठीक है। और कोई? हाँ चलो, वो नंबर हम मान लेते हैं n है, विच इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे। मेरा जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडेड इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 इंटू जो मेरा कोशिएंट है उसको हम a ले लेते हैं, प्लस रिमाइंडर क्या है? 7 है। तो ये मेरा फर्स्ट जो केस है उसके हिसाब से आ गया। अब बोल रहा है इफ ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का अगर हम डबल कर दें और फिर उसके बाद उसको अगर 9 से डिवाइड करें, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा हमसे। तो ट्वाइस ऑफ n किए तो जो 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे इस वाले वैल्यू में, पूरे में तो 2 से मल्टीप्लाई होते हुए आएगा। तो 2 इंटू 9a प्लस 14, ठीक है, और प्लस में, ठीक है, प्लस 14 करके आएगा। 2n करेंगे तो ये इस पर 2 से मल्टीप्लाई किए LHS और RHS में, ये आ गया। तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगा वो कितना होगा? अगर हम 2 को कॉमन ले ले या फिर डायरेक्ट यही लिखते 9a प्लस यहाँ पर 7 लिखते, ठीक है, ये लिख सकते थे, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि ये हमारा हो गया 18a प्लस 14 हो गया, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 18a प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है मेरा, ये तो हमको दिख रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। हम 9 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2a प्लस 1 आएगा। ये मेरा 9 से डिविजिबल है, तो बचा क्या है? 5। तो यही मेरा 5 क्या है? रिमाइंडर है। क्वेश्चन में जो बोला है कि नंबर है जो कि 9 से डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर दिया, तो उसको हम लोग यहाँ लिखे, ट्वाइस किए उस नंबर को, तो 2n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस कर दिए, मल्टीप्लाई किए, यहाँ वैल्यू 14 आया, उसको हम लोग 9 और 5 में ब्रेक किए। तो मतलब ये जो है पूरा कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। रिमाइंडर जो बच गया है वो मेरे पास 5 बचा है। क्लियर हो गया? हेलो, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करोगे? क्वेश्चन जो है वो बैठकर सॉल्व करोगे, उसमें डाउट अगर होगा तो वो तुम लोग पूछोगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट अगर होगा तो पूछ लेना, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है मेरा पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, पहले उसके बारे में समझते हैं। सबको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। तो वो वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई भी इक्वेशन में अगर हमें दिया हो। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को यूज करके बनता है, ठीक है। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं।
अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल हम लोग x ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको p ऑफ x से डिनोट कर दिए। ये जरूरी नहीं है p ऑफ x, तुम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इन जनरल लिख रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, और ये चलता जाएगा लास्ट अप टू एक बेस n x की पावर n तक, ठीक है। जहां पर a0, a1, a2, वो an तक क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। a0, a1 डॉट 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 जो an तक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, जो कि रियल होगा, मतलब कांस्टेंट में भी रियल वैल्यू होगा, ठीक है। और x मेरा क्या है, वेरिएबल है, और उस पर जो पावर बैठा हुआ है, मतलब वो जो n है, वो मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि इंटीजर पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। कुछ एग्जांपल देख करके ये क्लियर करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक वैल्यू दिया, बोला 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/3 प्लस 4, ठीक है। बताओ ये इंटीजर होगा क्या, सॉरी ये पॉलिनोमियल होगा क्या? क्यों? क्योंकि इसका पावर इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल पावर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 21 x की पावर 2 प्लस 44, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? होगा ना? कहाँ नेगेटिव है, और पॉजिटिव तो दिख रहा है हमको, नेगेटिव कहाँ है? हाँ, तो ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो जब पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x की पावर -2, तो वो नेगेटिव हो जाएगा पावर, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। बताओ ये मेरा पॉलिनोमियल होगा क्या? पक्का होगा, क्योंकि इसको अगर डिवाइड कर दे तो ये मिलेगा 3x प्लस 5 मिलेगा, तो ये मेरा पावर इसका पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसको बताओ। नहीं होगा। 92 ये पॉलिनोमियल होगा क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 छुपा हुआ है, तो वो तुम्हारा कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से उसको जानते हैं। तो इस तरह से तुमको ये तो करने आ गया कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसको कैटेगराइज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये जो प्लस और माइनस से जो भी सेपरेट रहेगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म होगा। तो ये मेरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये मेरा तीसरा टर्म हो गया, ये इस हिसाब से ये बहुत सारे टर्म है। तो अगर हम ये जनरल वाले जो पॉलिनोमियल लिए, इसमें अगर हमको कोई बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ तो, थोड़ा बताओ क्या होगा? इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, एक आंसर सही है, n+1 होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब वो अगर डॉट 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 यहीं तक छोड़ देते, ये डॉट 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 तक रख देते, मतलब वो चलते जाता आगे कंटिन्यू, बट ये तो यहाँ स्टॉप किया है ना, एक टर्म यहाँ पर दिया गया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं जो जनरल पॉलिनोमियल है, वो कितने होते हैं? तो यहाँ से अगर स्टार्ट करो 1 से, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये n तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो वैल्यू जो है वो कितने हो गए? n टर्म्स हो गए, और ये एक जो a0 है उसको भी तो काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मेरे होंगे वो कितने होंगे? n+1 होंगे। क्लियर? ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी।
डिग्री का मतलब होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर हमको दिया गया है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ अगर इस जनरल पॉलिनोमियल का बात करें तो डिग्री इसका क्या होगा, n होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका n है, क्योंकि जो आया है वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हुए आए हैं, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल मेरा जो भी है ना, इसको हम कहीं से भी कट कर दे वो अपने आप में एक पॉलिनोमियल को ही जनरेट करेगा। मान लो कि हम ये वाला टर्म हटा देते तो बाकी जो भी था ना वो एक पॉलिनोमियल ही रहता। मेरा मन करेगा कि हम ये दोनों टर्म हटा दें और बाकी सबको रहने दें तो वो भी पॉलिनोमियल है। मेरा मन कर रहा हम ये सारे वैल्यू को काट करके हटा दें तो ये जो आगे बचा वो भी मेरा एक पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल को तुम जहां से भी काट दो तो वो अपने आप में जो भी बचेगा वो एक पॉलिनोमियल ही जनरेट करेगा। क्लियर हुआ? तो पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सब हम लोग देखेंगे। तो पॉलिनोमियल को जो कैटेगराइज हम लोग करते हैं वो दो बेसिस पर करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो बताओ अगर मेरा डिग्री 0 हो जाए, कोई भी टर्म का डिग्री अगर 0 हो जाए तो वो हमको क्या देगा, 0 हो जाए तो वो सारे टर्म हट जाएंगे, 0 हो जाए तो कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ हमको मिलेगा। तो कोई भी एक कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, मान लो हम उसको किसी भी नंबर से डिनोट कर दिए 2 से, या फिर हम a से डिनोट कर दिए, भी मान लो एक कांस्टेंट ही है। अगर मेरा डिग्री 1 हो, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उस केस में जो मेरा जनरल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ax प्लस b बनेगा, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू ही दे देगा। a और b मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मेरा डिग्री 2 हो तो मेरा जो जनरल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर मेरा डिग्री 3 हो जाए तो उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो वो वैल्यू हट जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसका डिग्री 4 है, हाँ, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये बाई क्वाड्रेटिक। उसी तरह से फिफ्थ वाला होता है जिसका पावर अगर 5 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो और भी इस तरह से जो भी पावर हाइयर आते जाते हैं तो सबको हम लोग बोल लेते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीनोमियल्स बोल देते हैं। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल्स हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि उसकी पावर जो है वो हाईएस्ट पावर आते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हुआ। जो सेकंड हमारा होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होता है, तो उसके लिए भी कैटेगराइजेशन हम लोग देखते हैं। तो जो सेकंड हमारा कैटेगराइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। जैसे मेरे पास अगर सिर्फ एक सिंगल टर्म हो तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। सिर्फ एक सिंगल टर्म मान लो हमारे पास 2x दे दे या फिर 5 दे दे, तो ये हमारा मोनोमियल होगा। 3x क्यूब दे दे, ठीक है,
अगर मेरे पास दो टर्म्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल 2x प्लस 4 ले लो, 5x की पावर 4 प्लस 6 ले लो, ठीक है। अगर तीन टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 7x प्लस 3x क्यूब प्लस 8x की पावर 7, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें तीन टर्म है। क्लियर हुआ। इस तरह से आगे और चलते जाते हैं, 4 टर्म 5 टर्म, इसको हम लोग सिंपल पॉलिनोमियल के टर्म से नाम से हम लोग बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब अब जो है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का एक रूल होता है कि जो भी मेरा जो पावर, जैसे अगर ऐड करने बोले या सब्ट्रैक्ट करने बोले तो जिसका जो लाइक टर्म्स होंगे वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक टर्म्स मतलब अगर x का पावर 1 है तो दूसरे वाले का भी पावर अगर 1 होगा तभी वो आपस में ऐड होगा। एग्जाम्पल में जैसे अगर मेरे पास हमको ऐड करने बोल दे 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको बोल दे ऐड कीजिए 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर के साथ ऐड कीजिए, तो जो लाइक टर्म्स होंगे वही ऐड होंगे। तो इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारे लाइक टर्म्स है, तो वो दोनों ऐड होंगे। तो 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर। 4 है जो कांस्टेंट है और कहीं कांस्टेंट दिख नहीं रहा, तो इसको 4 ही रहने दें। 3x क्यूब है, कहीं क्यूब नहीं दिख रहा, तो 3x क्यूब ही रहने देते। तो ये मेरा एडिशन का तरीका हुआ, लाइक टर्म्स ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही हम लोग करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मेरे पास एग्जांपल है 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, इसको बोल दीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो ये जो पावर 4, ये पावर 4 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4। अब ये 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। बस इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर हमको बोल दे 2x क्यूब मल्टीप्लिकेशन विथ 4√3 x की पावर 5, तो तुम लोग क्लास 9th में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हो ना, तो उसमें क्या होता था कि अगर उसमें अगर होता था कि अगर मेरा वेरिएबल सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर, और मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो ऐड हो जाते, और जो कॉफिशिएंट है वो तो मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 इंटू 2 8√3 होगा, x की पावर 3 और x की पावर 5, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में पावर डिफरेंट, ऐड कर दें 3 प्लस 5 हो गया ये। तो ये हमको क्या देगा, x की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिवीजन के लिए अगर हमें बोल दे 9√3 x स्क्वायर y क्यूब z2, अगर इस कंडीशन दे दिया, डिवाइडेड बाई बोल दे 4, ठीक है 4 बोल दे, और x y स्क्वायर ये दे दे, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो जो कांस्टेंट है उसको वही रहने देते हैं, 9√3/4 ही रहने दिए। लेकिन ये x की पावर 2 है, नीचे x है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर पावर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और z हमको दिख नहीं रहा तो z स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, तो तुम लोग एक ऐड करके बताओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिए सब। इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा।
हेलो, हेलो। हाँ, आंसर क्या आया? सॉल्व हुआ? ठीक है। तो यहाँ हो गया 2/3 प्लस 3/4। ये लाइक टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, √7। यहाँ -4√11 और +7√11 साथ में आएंगे। यहाँ पर +2 और -20, यहाँ एलसीएम देंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। 8 + 9 √7 हो गया, +7 - 4 क्या देगा? 3√11। यहाँ क्या हो जाएगा? -18। ये हमारा क्या हो जाएगा? 17/12। √7 + 3√11 - 18। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। uh, 3√45 - √125। इसको सॉल्व करो। (4√5 + 5√3)। फिर चेक कर लेते हैं। ये √45 है, उसको हम लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 9 बाहर निकलेगा 3, तो 3 × 3 9√5 आएगा। प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 100। ये 100 के स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 10 देगा, तो 10√2 होगा। 10√2 हो गया। माइनस ये कितना होगा? 125 है, 5 की पावर 3। ठीक है, तो 5√5 हो गया। माइनस ये क्या हो जाएगा? 25 × 2 होगा, तो 5√2 हो गया। जो लाइक है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 - 5 क्या हो जाएगा? 4√5 हो गया, प्लस 10√2 - 5√2 क्या हो जाएगा? 5√2। तो ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है। एक और है, उसको भी सॉल्व कीजिए। √8 + 4√32 - 6√2। सबका आ गया? ठीक है, चेक चेक करते हैं, एक सेकेंड। ये होमवर्क कर लेना, ठीक है? इसको देख लेते हैं। ये मेरा √8 है, प्लस
इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 4 या फिर 16 इंटू 2, 4 बाहर निकलेगा तो 16√2 होगा, -6√2 हो गया। ये कितना होगा 4√2 होगा, तो हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। 16 - 6 10 + 2 12√2 होगा। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। मेरे पास अगर एक पॉलिनोमियल दे दे p ऑफ x में कुछ भी वैल्यू दे दे, ठीक है, ax की पावर n प्लस bx की पावर n - 1 प्लस डॉट 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 प्लस वैल्यू जाए जहाँ पर x की पावर 0 रहे, यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट टर्म रहे। अगर इस टाइप का कुछ भी पॉलिनोमियल दे और हमसे पूछे कि उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो मतलब उसका रूट क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल में अगर हमको बोल दे x + 3 का जीरो क्या होगा, जीरो मतलब x का कौन सा वैल्यू पुट करे कि वो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए, ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो के बराबर इक्वेट पहले करेंगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा -3 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम एक्सप्रेशन देता है x² + 7x + 12, अब पूछता है इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा x + 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू मेरे क्या क्या आएगा -3 और -4 आएगा। क्लियर, ये हो गया। तो इस हिसाब से अभी हम क्या देखें, ये लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल वैल्यू कितना मिला 1 मिला। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैल्यू कितना मिला 2 मिला। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग देखेंगे, हम लिखते हैं x³ - x = 0। पूछे इसका दिस एक्सप्रेशन दे, इसका जीरो क्या होगा, तो इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। x को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आएगा x² - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे x - 1 और ये होगा x + 1 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक तो 0 आ गया, दूसरा 1 और तीसरा मेरा -1। तो देखो ये क्यूबिक का 3 रूट निकल गया। क्लियर, तो फिर बाई क्वाड्रेटिक का देखेंगे, उसमें 4 मेरा रूट या फिर 4 जीरोज निकलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जितना जो डिग्री होगा उतना ही हमारा जीरोज निकलेगा। जैसे यहाँ पर डिग्री मेरा 1 था तो जीरोज मेरा 1 निकला, यहाँ पर डिग्री 2 था तो 2 रूट निकले, यहाँ पर डिग्री 3 था तो 3 जीरोज या फिर 3 रूट निकले। क्लियर हुआ। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो अगर हमको एग्जाम्पल देता x³ - 1 इसका जीरोज निकालिए, या फिर x³ का क्या क्या कौन से वैल्यू को वो जीरो देगा। अगर इसको जीरो पर इक्वेट करें तो x का वैल्यू सिर्फ जीरो ही होगा, जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या होगा जीरो होगा। तो ये तीनों वैल्यू जो मेरा होगा 0 0 0 ही होगा। तो हमारे पास जो आया वो सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू आया। हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो मेरा जीरो हो जाएगा क्यूबिक के लिए वो 3 आएगा, उससे कम भी हो सकता है। मैक्सिमम जो जीरो हो जाएगा क्वाड्रेटिक के लिए वो मेरा 2 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हमको कोई भी इक्वेशन दे दे बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा तो वो तुम लोग बता दोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्यूबिक के लिए 3 होगा और क्वाड्रेटिक के लिए 2 होगा, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ this expression, find the zeros of this expression x² + 11x + 24। ठीक है, जीरोज बोला तो इसको इक्वेट कीजिए जीरो से। हाँ, तो x + 3 और x + 8 होगा विच इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -3 और -8 आ गया। तो ये मेरा हो गया जीरोज का वैल्यू हो गया। क्लियर। अब जीरोस तो फाइंड आउट करने आ गया। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे ax² + bx +
सी होता है। ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के लिए। अगर हमको ये जनरल एक्सप्रेशन से हमको फाइंड आउट करना हो, जीरोज अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर जो इसके जीरोज होंगे उसका रिलेशन जीरोज से कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। अगर मान लो इसका रूट जो होगा या इसका जीरोज जो होगा वो अल्फा और बीटा होगा, अल्फा कॉमा बीटा आर। हाँ बोलो। -3 -8 होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को हमने लेट कर लिया कि ये इसका, हेलो हेलो, अब क्लियर हुआ? हेलो, अब क्लियर हुआ? वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, तो हम लोग लेट कर लिए कि अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, क्योंकि मेरे पास ये इसका डिग्री 2 है तो इसलिए जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। अब अगर इसका हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो हम ए को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो गया। ये ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या, हेलो, हाँ मैसेज मत करो कोई भी। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मैसेज मत करो। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो क्लियरली पूछो। अब देखो, अल्फा और बीटा अगर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और इसके आगे एक a से हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि वो इन जनरल रहता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होगा, इसका जीरोज होगा। क्यों जीरोज होगा, क्योंकि अगर जरा देखो इस वैल्यू को भूल जाओ, इसको अगर इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये a उधर जाकर के 0 हो जाएगा, x का वैल्यू फिर यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा, और x का वैल्यू क्या मिलेगा, बीटा। तो इसका जीरो जो होगा, अगर अल्फा और बीटा किसी एक्सप्रेशन का जीरो है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, आगे एक a लगा दे रहे हैं, इक्वल्स टू इसको इक्वेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, और इस तरफ क्या है, x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए है। अब इन दोनों को हम लोग, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक का ही एक्सप्रेशन हुआ और ये भी क्वाड्रेटिक का ही जिसका अल्फा और बीटा रूट है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x² सेम है, यहाँ पर मेरा x का कॉफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए, और वहां पर क्या है, माइनस है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आएगा, माइनस में b अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो माइनस में b अपॉन ए होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। ये क्लियर हुआ? उसी तरह से सेकेंड, ये c अपॉन ए जो कांस्टेंट है उसको अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होगा, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। यानी दो रूट का जो सम होगा वो मेरा क्या होगा, तो माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और दो रूट का प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। ये क्लियर हुआ क्या? किसी को, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको लिखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the quadratic polynomial
ये बोल दिया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड ऑल्सो वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप विथ इट्स कोफिशिएंट। मतलब जो मेरा जीरो जाएगा उसको और जो मेरा कोफिशिएंट है उसका रिलेशन हमको इस तरह से कुछ शो करना होगा कि अगर दोनों रूट मेरा आ गया या दोनों जीरो आ गया तो मेरा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो इसको ट्राई करो एक बार। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करोगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 2x प्लस 1 और क्या होगा x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू -1/2 और यहाँ पर -3 आ गया। तो मेरा दो जीरो आ गया दोनों। अब हम लोग इन दोनों रूट को मतलब ये अल्फा और एक को बीटा मानते हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो -1/2 प्लस में -3 ये क्या होगा, एलसीएम लिए 2 को, ये -1 और माइनस में 6 हुआ विच इज इक्वल्स टू -7/2 हुआ। क्लियर। और ये जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो यहाँ देखो माइनस और कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, विच इज इक्वल्स टू माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ x है डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा 2 है। मतलब ये क्या हो गया, हम लोग इसको चेक कर लिए इसके रिलेशन को। सेकेंड, इन दोनों को प्रोडक्ट अगर करते -1/2 इंटू में -3 करे तो ये हमको क्या देगा 3/2। तो ये 3 देखो कांस्टेंट है और 2 मेरा क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये मेरा कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आ गया। क्लियर हुआ ये भी। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ quadratic polynomial whose roots are 4 and 7। रूट्स मेरा या फिर जीरोज मेरा 4 और 7 है, तो x-4, ठीक है, x-7 ये लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 + 4 क्या होगा 11x प्लस में 28। ये मेरा क्वाड्रेटिक हुआ जिसका पॉलिनोमियल जिसका रूट मेरा ये होगा। एक और हो गया, अगर मान लो हमको बोल दे 4 - √3 और इधर बोल दे 4 + √3, इसका बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, x माइनस में यही कर रहे होगे 4 माइनस दिस ब्रैकेट ऑफ दिस, फिर x माइनस 4 + √3 दिस यही कर रहे हो ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हो। एक तरीका ये भी है कि जब हम इसके जस्ट पहले वाले एक्सप्रेशन में बताए थे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर इस हिसाब से लिखते हैं, अगर मेरा अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आता था मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आता था जनरल एक एक्सप्रेशन इस टाइप का आया था जिसको हम लोग कंपेयर किए थे। तो वहां से भी ये हम लोग कर सकते हैं कि मेरे पास दो रूट पता है, एक ये है और एक ये है, अल्फा और एक बीटा है, तो उन दोनों को ऐड कर ले अल्फा प्लस बीटा की जगह पर और उन दोनों को प्रोडक्ट कर ले अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, तो वहां से भी वैल्यू आएगा। तो इस एक्सप्रेशन से मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड अगर कर दे 4 - √3 + 4 + √3 एक्स,
प्लस में 4 माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस रूट थ्री, हमको क्या देगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो माइनस में 8x प्लस ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो 16 माइनस 3 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। सबका यही आया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose roots are 8 and product is 2, product is 12 है। Also find its zeros, जीरोज भी बताना है। 6 and 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट हमको 8 दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको क्या दे दिया है 8 एंड प्रोडक्ट इज 12 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया 12 दे दिया। तो जो जनरल एक्सप्रेशन था उसे हम लोग पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा विच इज 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 12, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो, इसको जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा x माइनस 6 और x माइनस 2 होगा विच इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, 6, तो यही मेरा जीरोज हो गया, 2 और 6 मेरा जीरोज हो गया। क्लियर? हाँ, ये नोट डाउन हो गया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 7x is equals to 0, then find a and c। नहीं, गलत है। बी नहीं बचे, यहाँ सी है। वैसे तुमको बी लेना है तो बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो देखते हैं, ए का वैल्यू क्या बोले 3 और बी, हाँ सी का -6। चलो चेक करते हैं, ठीक है। बट ये वाला आंसर नहीं होगा अगर, हाँ ये दोनों मेरा रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम क्या लिखेंगे, या तो सम ऑफ रूट भी तुम कर सकते हो या फिर तुम जैसे ये x माइनस 2/3 लिख सकते हो और दूसरा क्या लिख सकते हो x माइनस माइनस प्लस 3, ये लिख सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा x, क्या बोले c का वैल्यू -2
-2 नहीं होगा, x² -2/3x प्लस 3x माइनस 3 कैंसिल आउट -2, तो x² माइनस 3 को एलसीएम ले लिए तो ये क्या आया मेरे पास 9x हो जाएगा, ये प्लस में अगर ले 9x माइनस में ये 2x और -2, ये x² प्लस ये क्या आ गया 7x/3 -2 आ गया, ठीक है इतना आया। अब इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये मान लो =0 हम लोग इस तरह से लिखते गए, ठीक है ये मेरा क्वाड्रेटिक जो भी आया। अगर और मन हो तो तुम एलसीएम भी ले सकते हैं 3 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² प्लस 7x -6 और जो नीचे 3 है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा एक्सप्रेशन। और पूछा इसको कंपेयर करना है इस वाले से ax² प्लस 7x प्लस c से, तो मेरा a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आएगा और c का वैल्यू क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है। इसको चेक कर लोगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of the quadratic polynomial, ठीक है पॉलिनोमियल मेरा क्या है kx² प्लस 4x प्लस 4, kx² प्लस kx प्लस 4 वेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, फाइंड k। अगर अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² का वैल्यू मेरा 24 है, तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 4x है, kx² प्लस 4x प्लस 4 है, क्या आएगा k 4√2। चलो देखो क्या आएगा, यहाँ क्या बोला अल्फा कॉमा बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे, इसका मतलब कि अल्फा, ठीक है सर कितना आया आंसर। चलो यहाँ चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², क्लियर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² 4/k, क्लियर। तो यहाँ हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, तो एक रूल फॉर्मूला हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करते हैं यहाँ पर 24 प्लस 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 4/k, यहाँ भी पुट कर दिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4/k है, इसको यहाँ पुट किए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। ये हमको कितना देगा 16/k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 24 प्लस 8/k है, 8/k है। हम एलसीएम ले लिए पूरे को k को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24k प्लस 8 होगा। अब क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16k प्लस 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 इधर आ गया तुम्हारा k स्क्वायर, इधर आ गया 24k प्लस 8, तो कैंसिल कर दिए एक, तो यहाँ से मेरा आ गया 24k स्क्वायर प्लस 8k, ये 16 उस तरफ जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, यही हो गया। अब उसमें से कुछ कॉमन जाएगा क्या, 8 को लेकर कैंसिल कर देते हैं, 8 फैक्टर ले लेते हैं, तो क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल्स टू 0, ये 8 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए मल्टीप्लाई होकर, और यहाँ कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3k अगर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 बचेगा, k प्लस 1, और यहाँ -2 को कॉमन लिए तो k प्लस 1, यहाँ से क्या आया 3k -2 और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू क्या क्या आ गया 2/3 -1, ये आ रहा है वैल्यू। सबका यही आया है। हेलो, हाँ वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट हुआ इसमें? हेलो 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 हेलो, क्या हो गया? आवाज जा रहा है? हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट खत्म कर गया, तो अब जो है तुम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। तुम लोग क्या करोगे, घर में बैठकर इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे, कोई डाउट होगा तो वो पूछ लोगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होगा और जो उसका रूट होता है उसके रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास